पोस्टल ज्ञान क्लासेस द्वारा इस गहन विश्लेषण सत्र में आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं ना, वो बहुत ही दिलचस्प है। मतलब क्या ये हैरानी की बात नहीं है कि जिस राजनीतिक दल ने भारत को ब्रिटिश राज से आज़ादी दिलाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई, उसकी नींव एक ऐसे स्कॉटिश अंग्रेज ने रखी थी जिसे खाली समय में चिड़ियों को देखने का शौक था। अरे हाँ, ये एओ ह्यूम वाली बात ना सच में बहुत ही अजीब लगती है सुनने में, और ये जानना इसलिए भी अहम है क्योंकि आज की हमारी ये विस्तृत चर्चा पोस्टल ज्ञान क्लासेस द्वारा विशेष रूप से तैयार की गई व्याख्यान सामग्री पर आधारित है। बिल्कुल। ये सामग्री मुख्य रूप से पोस्ट ऑफिस विभागीय पदोन्नति परीक्षाओं यानी LDCE की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए डिजाइन की गई है, और इस परीक्षा के लिए ऐतिहासिक तथ्यों का एकदम स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। और इसीलिए LDC परीक्षा की तैयारी में पोस्टल ज्ञान क्लासेस के नोट्स अत्यंत उपयोगी और सटीक माने जाते हैं। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। हाँ, शुरू करते हैं। आज हमारा मिशन है 1857 के उस पहले महाविद्रोह से लेकर 1947 में मिली आज़ादी तक की प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं, कांग्रेस के रणनीतिक अधिवेशनों और उन चेहरों का गहराई से विश्लेषण करना जिन्होंने इतिहास की धारा ही मोड़ दी। बिल्कुल, मतलब हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि क्या हुआ, बल्कि ये भी समझेंगे कि वो क्यों और कैसे हुआ। सही कहा। तो शुरुआत करते हैं 10 मई 1857 से। मेरठ से उठी एक चिंगारी जिसने दिल्ली, आगरा, कानपुर और लखनऊ को रातों रात अपनी चपेट में ले लिया। इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। लेकिन मैं हमेशा सोचता था कि सिर्फ एक राइफल के कारतूस से इतना बड़ा राष्ट्रीय विद्रोह कैसे भड़क सकता है। देखिए, यहीं पर हमें सतह से थोड़ा नीचे देखना होगा। कारतूस का जो मुद्दा था ना, वो तो सिर्फ एक तात्कालिक कारण था। मतलब सिर्फ एक ट्रिगर पॉइंट। हाँ बिल्कुल। इनफील्ड राइफल में लगने वाले कारतूसों को मुंह से छीलना पड़ता था, और अफवाह थी कि इनमें सूअर और गाय की चर्बी का इस्तेमाल हुआ है। जिसने हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को बहुत आहत किया। सही बात है, लेकिन असली वजह केवल ये नहीं थी। असली बारूद तो दशकों से जमा हो रहा था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियां लगातार भारतीयों का खून चूस रही थीं। तो ये बिल्कुल एक प्रेशर कुकर की तरह था। हाँ, बहुत ही सटीक उदाहरण है ये। मतलब 100 सालों से इसके अंदर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक असंतोष की भाप बन रही थी, और एनफील्ड राइफल की घटना ने तो बस उस कुकर की सीटी को उड़ा दिया, जिससे बगावत एक साथ कई जगहों पर फट पड़ी। एकदम सही। और इस भाप के बनने के पीछे सबसे बड़ा कारण था लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, जिसे अंग्रेजी में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं। ये वही नीति है ना जिसमें गोद लेने पर रोक थी। हाँ, ये कोई साधारण नीति नहीं थी, बल्कि एक कानूनी हेरफेर था। इसके तहत ये नियम बना दिया गया कि अगर किसी भारतीय शासक का अपना सगा बेटा नहीं है, तो वो किसी बच्चे को गोद लेकर उसे अपना उत्तराधिकारी नहीं बना सकता। अरे बाप रे! मतलब शासक की मृत्यु के बाद उसका राज्य सीधे अंग्रेजों के कब्जे में आ जाएगा। बिल्कुल। और इसी नीति के कारण झांसी, सतारा और नागपुर जैसे राज्यों में भयंकर आक्रोश भरा हुआ था। और शायद यही वजह है कि अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग नेताओं ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया, क्योंकि उन सबकी अपनी-अपनी पीड़ा थी। हाँ, सबका अपना एक कारण था लड़ने का। जैसे दिल्ली में बहादुर शाह जफर को एक प्रतीकात्मक नेता चुना गया, लेकिन असली सैन्य कमान तो बख्त खां के हाथों में थी। सही कहा। वहीं कानपुर में नाना साहेब और तात्या टोपे ने मोर्चा संभाला, क्योंकि अंग्रेजों ने नाना साहब की पेंशन बंद कर दी थी। और लखनऊ में बेगम हजरत महल ने अपने नाबालिग बेटे को नवाब घोषित कर अंग्रेजों को सीधी चुनौती दी। और झांसी में तो हम सब जानते ही हैं, रानी लक्ष्मीबाई अपनी रियासत बचाने के लिए लड़ी। इसी तरह इलाहाबाद में लियाकत अली, जगदीशपुर में कुंवर सिंह, बरेली में खान बहादुर खान और फतेहपुर में अजीमुल्ला ने विद्रोह का झंडा बुलंद किया। इतने सारे अलग-अलग मोर्चे खुल गए थे। हाँ, लेकिन ये विद्रोह एक केंद्रीय नेतृत्व के अभाव में अंततः दबा दिया गया। फिर भी इसके परिणाम बहुत दूरगामी रहे। मतलब अंग्रेजों को ये समझ आ गया था कि भारत पर अब एक साधारण व्यापारी कंपनी के जरिए राज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। 1858 में सीधे ब्रिटिश क्राउन ने सत्ता अपने हाथ में ले ली, और उन्होंने तुरंत अपनी सेना का पुनर्गठन किया। भारतीय सैनिकों की संख्या घटा दी होगी। हाँ, और ब्रिटिश सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई ताकि भविष्य में कोई बगावत न हो सके। यहीं से उन्होंने अपनी कुख्यात फूट डालो और राज करो की नीति को संस्थागत रूप देना शुरू किया। डिवाइड एंड रूल। जी।
इसके अलावा प्रशासन को सुव्यवस्थित करने के लिए 1861 का भारतीय सिविल सेवा अधिनियम भी पारित किया गया, जिसने आधुनिक नौकरशाही का पूरा ढांचा खड़ा किया। तो 1857 की इस क्रांति के बाद एक बात तो तय हो गई थी कि अब हथियारों से नहीं बल्कि राजनीतिक अधिकारों की मांग से लड़ाई लड़नी होगी। सही कहा आपने। और इसी राजनीतिक जागृति के परिणाम स्वरूप 1885 से 1905 के बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। लेकिन अमन, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, A.O. ह्यूम, जो कांग्रेस के संस्थापक थे, वे एक प्रशासनिक अधिकारी होने के साथ साथ एक एमेच्योर ऑर्निथोलॉजिस्ट यानी शौकिया पक्षी विज्ञानी भी थे। हाँ, ये बड़ा दिलचस्प तथ्य है। लेकिन सोचने वाली बात है कि एक अंग्रेज अधिकारी भारतीयों के लिए पार्टी क्यों बना रहा था? मतलब इसमें अंग्रेजों का क्या फायदा था? यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ब्रिटिश सरकार ने इसे एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में देखा। अच्छा, सेफ्टी वॉल। हाँ, A.O. ह्यूम ने 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी, जिसका नाम 1885 में बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। अंग्रेजों का सोचना था कि जैसे प्रेशर कुकर में सेफ्टी वाल्व होता है, जो अतिरिक्त दबाव को शांति से बाहर निकाल देता है, वैसे ही ये कांग्रेस काम करेगी। ओह, मतलब भारतीयों का जो भी गुस्सा होगा वे उसे याचिकाओं और प्रार्थना पत्रों के जरिए निकालेंगे, जिससे 1857 जैसा कोई हिंसक विद्रोह दोबारा नहीं होगा। बिल्कुल, यही उनकी सोच थी। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि आगे चलकर यही सेफ्टी वाल्व ब्रिटिश साम्राज्य की नींव उड़ा देगा। खैर, कांग्रेस का ये पहला ऐतिहासिक अधिवेशन पुणे में होना था, लेकिन वहां हैजा फैलने के कारण इसे अंतिम समय में बंबई स्थानांतरित करना पड़ा, जो अब मुंबई है। जी। 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में यह अधिवेशन हुआ, जिसमें 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया और इसके अध्यक्ष बने व्योमेश चंद्र बनर्जी। मजे की बात यह है कि ह्यूम ने कभी खुद इस पार्टी की अध्यक्षता नहीं की। हाँ, ये बात ध्यान रखने वाली है। अब क्योंकि हम LDC परीक्षा की बात कर रहे हैं, जहां कांग्रेस के अधिवेशनों से जुड़े सीधे तथ्य अक्सर उम्मीदवारों को उलझा देते हैं। बहुत उलझाते हैं। इन अधिवेशनों में कौन अध्यक्ष बना, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि उस समय की राजनीतिक रणनीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता था। तो वह क्यों ना हम इसे एक दिलचस्प रणनीतिक चर्चा का रूप दें, मतलब एक तरह का इंटरैक्टिव क्विज, जहां मैं परीक्षा में पूछे जाने वाले कुछ सबसे घुमावदार सवालों और तथ्यों को सामने रखूंगा और हम उनके पीछे की कहानी और तर्क को समझेंगे। अरे, ये तो एक बेहतरीन विचार है। इससे तथ्य रटने के बजाय आसानी से याद हो जाएंगे। पूछिए। तो पहला सवाल, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? वे 1887 के मद्रास अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे, बदरुद्दीन तैयब जी। लेकिन मेरा सवाल यह है कि कांग्रेस ने शुरुआती दौर में ही अलग अलग पृष्ठभूमि के लोगों को अध्यक्ष क्यों चुना? देखिए, यह कांग्रेस की एक सोची समझी रणनीति थी। वे ब्रिटिश सरकार को ये दिखाना चाहते थे कि कांग्रेस सिर्फ एक क्षेत्र या एक धर्म के लोगों की पार्टी नहीं है, बल्कि यह पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है। एक तरह का नेशनल कैरेक्टर। बिल्कुल। बदरुद्दीन तैयब जी को अध्यक्ष बनाकर उन्होंने एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रीय पहचान स्थापित करने की कोशिश की। ये बहुत ही तार्किक है। इसी तर्क से जुड़ा मेरा अगला सवाल है, 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन में कांग्रेस ने एक अंग्रेज को अध्यक्ष क्यों बनाया? जॉर्ज यूल प्रथम अंग्रेज या कहें प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे। क्या ये अंग्रेजों को खुश करने की कोशिश थी? एक हद तक हाँ कह सकते हैं। कांग्रेस के शुरुआती नेताओं को नरम दल या मॉडरेट्स कहा जाता था। उनका ब्रिटिश न्याय व्यवस्था में पूरा भरोसा था। तो जॉर्ज यूल को अध्यक्ष बनाकर वे अंग्रेजों को ये संदेश देना चाहते थे कि वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि वे सिर्फ उनके प्रशासनिक तौर तरीकों और कुशासन में सुधार चाहते हैं। मतलब हम आपके खिलाफ नहीं हैं, बस सिस्टम सुधारना चाहते हैं। बिल्कुल, यही बात थी। चलिए अब कला और संस्कृति की बात करते हैं। परीक्षा का एक और फेवरेट सवाल है कि वंदे मातरम और जनगणमन पहली बार कब गाए गए? वंदे मातरम पहली बार 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। उस समय अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह सयानी। और जनगणमन? वहीं हमारा राष्ट्रगान जनगणमन 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गूंजा था, जिसकी अध्यक्षता बिपिन नारायण धरने की थी।
दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही गीत कलकत्ता में गाए गए। जो उस समय बौद्धिक और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का बहुत बड़ा केंद्र था। एकदम सही। अच्छा, महिलाओं की भागीदारी पर भी बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को। हाँ। पहली महिला अध्यक्ष और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। हाँ, ये बहुत बारीक लेकिन अहम अंतर है। अगर परीक्षा में पूछा जाए कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो जवाब है एनी बेसेंट, जिन्होंने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। लेकिन एनी बेसेंट ब्रिटिश मूल की थी। अगर सवाल ये है कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो सरोजिनी नायडू थी, जो 1925 के कानपुर अधिवेशन में अध्यक्ष बनी। ये बहुत जरूरी पॉइंट है एलडीसी के लिए। और सबसे युवा अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद। 1923 में दिल्ली में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया था, जहां उन्होंने सबसे कम उम्र में कांग्रेस की कमान संभाली। आज एक बात बताइए, महात्मा गांधी तो पूरे स्वतंत्रता संग्राम के सबसे बड़े चेहरे रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन ऐसा कैसे है कि उन्होंने केवल एक ही बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की, 1924 का बेलगाम अधिवेशन, ऐसा क्यों? ये गांधी जी की काम करने की शैली थी। वे पार्टी की राजनीति और पदों से ज्यादा जनता के बीच जाकर काम करने में विश्वास रखते थे। अच्छा। 1924 में उन्होंने बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता इसलिए की क्योंकि उस समय कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी को लेकर भारी मतभेद चल रहा था। पार्टी टूटने की कगार पर थी और केवल गांधी जी ही एक ऐसे नेता थे जो सभी गुटों को एक साथ ला सकते थे। तो मतलब उन्होंने सिर्फ संकट सुलझाने के लिए पद लिया था। हाँ, एक बार जब विवाद सुलझ गया तो उन्होंने फिर कभी अध्यक्ष पद नहीं लिया। कमाल की रणनीति थी। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण अधिवेशन है 1937 का फैजपुर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ये पहली बार था जब कोई अधिवेशन किसी गांव में हुआ। बिल्कुल। कांग्रेस शुरुआत में सिर्फ शहरी वकीलों और पढ़े लिखे लोगों तक सीमित थी। फैजपुर अधिवेशन इस बात का प्रतीक था कि आजादी की लड़ाई अब शहरों की सीमाओं से निकलकर भारत के असली हृदय यानी गांवों तक पहुंच चुकी है। जी बिल्कुल। इसके अलावा कुछ और अधिवेशन है जिन्हें छोड़ना एलडीसी की तैयारी को अधूरा कर सकता है। हाँ, वो भी बता दीजिए। जैसे 1886 का कलकत्ता अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष वयोवृद्ध दादा भाई नौरोजी थे। या फिर 1905 का बनारस अधिवेशन, जहां गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष बने। और सबसे खास 1906 का कलकत्ता अधिवेशन। यहीं दादाभाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज, स्वदेशी, स्वभाषा और स्वधर्म की आधिकारिक मांग रखी। और 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन को भी याद रखना चाहिए। उस समय सीआर दास अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन वे जेल में थे। और इसी अधिवेशन में पहली बार हसरत मोहानी ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा था, जिसे तब अस्वीकार कर दिया गया था। अरे वाह। फिर 1927 का मद्रास अधिवेशन आता है, जहां मुख्तार अहमद अंसारी की अध्यक्षता में पहली बार हर रूप में स्वतंत्रता की कसम खाई गई। 1928 में कलकत्ता में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में प्रथम युवा कांग्रेस की स्थापना हुई। हाँ, और 1931 का कराची अधिवेशन भी ऐतिहासिक है, क्योंकि वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में वहां पहली बार मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स का ड्राफ्ट तैयार किया गया। और 1934 के बॉम्बे अधिवेशन में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। 1936 का लखनऊ अधिवेशन और 1938 का हरिपुरा अधिवेशन, जहां सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुने गए, वहां राष्ट्रीय योजना समिति की बात हुई। 1939 का त्रिपुरी संकट तो इतिहास का एक बड़ा मोड़ है। हाँ, जब सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी से मतभेद के चलते इस्तीफा दे दिया और राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने। आजादी के ठीक समय 1947 में मेरठ अधिवेशन की अध्यक्षता जेबी कृपलानी ने की और 1948 में जयपुर में पट्टाभी सीतारमैया अध्यक्ष रहे। इन सभी तथ्यों के पीछे की कहानी समझने के बाद अब इन्हें याद रखना काफी आसान हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन अब उस घटना पर लौटते हैं जिसने वास्तव में कांग्रेस के याचिकाओं वाले दौर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया, 1905 का बंगाल विभाजन। हाँ, 20 जुलाई 1905 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा की, जो 16 अक्टूबर 1905 से लागू हो गया। इसके पीछे अंग्रेजों का तर्क क्या था? अंग्रेजों ने दुनिया के सामने आधिकारिक कारण ये दिया कि बंगाल प्रांत बहुत बड़ा है और प्रशासनिक सुविधा के लिए इसे बांटना जरूरी है। लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और ही थी। क्या थी वो कहानी? बंगाल उस समय भारतीय राष्ट्रवाद और चेतना का नर्व सेंटर था। कर्जन की असली मंशा इस राष्ट्रवादी एकता को तोड़ना था। और इसके लिए उन्होंने उसी फूट डालो और राज करो का सहारा लिया। हाँ, उन्होंने बंगाल को धार्मिक आधार पर बीच से चीर दिया।
एक तरफ मुस्लिम बहुल पूर्वी बंगाल और आसाम और दूसरी तरफ हिंदू बहुल बंगाल जिसकी राजधानी कलकत्ता थी। बिल्कुल। और ये कोई साधारण विभाजन नहीं था। इसके विरोध में पूरे भारत में आग भड़क उठी। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता से ऐतिहासिक स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसमें विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई थी। जी हाँ, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले और महादेव गोविंद रानाडे जैसे नेताओं ने विदेशी कपड़ों की होली जलाने और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने का आह्वान किया। लेकिन अंग्रेज भी खाली नहीं बैठे थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने बंगाल के मुसलमानों के एक वर्ग को यह समझाया कि विभाजन उनके हक में है। और इसी बीच से 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग का जन्म हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी दिखाना और भारतीय मुसलमानों के लिए विशेष अधिकारों की मांग करना था। अंग्रेजों ने इस दरार को और गहरा करने के लिए 1909 में मिंटो मार्ले सुधार पारित किया, जिसे भारतीय परिषद अधिनियम भी कहते हैं। हाँ, इसके जरिए उन्होंने पहली बार पृथक निर्वाचिका यानी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की व्यवस्था लागू की। इसका मतलब था कि मुस्लिम उम्मीदवारों को केवल मुस्लिम मतदाता ही वोट दे सकेंगे। बाप रे, ये तो भारत के लोकतांत्रिक भविष्य में सांप्रदायिकता का एक बहुत बड़ा जहर बोने जैसा था। बिल्कुल। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस का क्या हाल था? जब सरकार इतना कड़ा रुख अपना रही थी तो कांग्रेस के नेता क्या कर रहे थे? यहीं पर कांग्रेस के भीतर का वैचारिक मतभेद फूट पड़ा। 1907 में गुजरात के सूरत में कांग्रेस का 22वां अधिवेशन हुआ, जहां पार्टी 2 हिस्सों में बट गई। गरम दल और नरम दल। हाँ, एक्सट्रीमिस्ट्स और मॉडरेट्स। इसे इतिहास में सूरत विभाजन कहा जाता है। लेकिन ये विभाजन इतना अचानक क्यों हुआ? देखिए, नरम दल जिसमें रानाडे, नौरोजी और गोखले थे, वे अभी भी मानते थे कि ब्रिटिश सरकार न्यायप्रिय है। अच्छा। वे केवल याचिकाओं और बैठकों के जरिए सुधार चाहते थे। लेकिन गरम दल, जिसका नेतृत्व लाल बाल पाल कर रहे थे, उनका मानना था कि बंगाल विभाजन के बाद याचिकाओं का समय खत्म हो चुका है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। जी, वे हड़ताल, बहिष्कार और सक्रिय प्रतिरोध के पक्ष में थे। दोनों गुटों में सहमति नहीं बन पाई और अंततः कांग्रेस टूट गई। और जब देश के भीतर कांग्रेस बनती हुई थी तब भारत के बाहर से आवाजें उठने लगीं। 15 जुलाई 1913 को उत्तरी अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की। उनका मकसद विदेशों में रह रहे भारतीयों को जोड़कर भारत में एक सशस्त्र क्रांति करना था। और उधर भारत के भीतर 1916 से 1918 के बीच एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल आंदोलन चलाया, जहां पहली बार स्पष्ट रूप से स्वशासन की मांग की गई। और 1916 का साल बहुत अहम है। लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। यहाँ एक ऐतिहासिक समझौता हुआ जिसे लखनऊ पैक्ट कहते हैं। क्या हुआ था इसमें? 9 साल बाद गरम दल और नरम दल फिर से एक हो गए, और इससे भी बड़ी बात, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मिलकर राजनीतिक सुधारों की साझा मांग रखी। ये ब्रिटिश सरकार के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। और इसी एकता के मंच पर एक ऐसे व्यक्ति की एंट्री होती है जिसने पूरे आंदोलन की ग्रामरी बदल दी। महात्मा गांधी। 1915 में वे दक्षिण अफ्रीका से लौट चुके थे। हाँ, गांधी जी का दृष्टिकोण एकदम अलग था। उन्होंने सत्याग्रह का हथियार पेश किया। ये सिर्फ विरोध नहीं था, बल्कि सत्य और अहिंसा के आधार पर सविनय अवज्ञा थी। 1917 का चंपारण सत्याग्रह भारत में उनका पहला प्रयोग था, जहां नील की खेती का विरोध हुआ था। जी, वहां 3 कठिया प्रणाली के तहत किसानों को अपनी जमीन के 3/20वें हिस्से पर जबरन नील की खेती करनी पड़ती थी। गांधी जी ने किसानों को संगठित किया और बिना कोई हिंसा किए अंग्रेजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। वाह। इसके तुरंत बाद 1918 में गुजरात का खेड़ा सत्याग्रह हुआ। वहां फसल बर्बाद होने और अकाल के बावजूद अंग्रेज लगान वसूल रहे थे। गांधी जी और सरदार पटेल के नेतृत्व में किसानों ने लगान देने से साफ इनकार कर दिया। और अंततः प्रशासन को झुकना ही पड़ा और लगान निलंबित कर दिया गया। ये एक ऐसा तरीका था जिसका अंग्रेजों के पास कोई जवाब ही नहीं था। लेकिन ब्रिटिश सरकार भी चुप बैठने वाली नहीं थी। यहाँ कहानी में एक बहुत गंभीर मोड़ आता है। वे समझ रहे थे कि जनाक्रोश बढ़ रहा है, इसलिए 1919 में उन्होंने कुख्यात रोलेट एक्ट पारित किया। इस एक्ट को काला कानून कहा गया, जिसके खिलाफ नारा लगा था, ना दलील, ना वकील, ना अपील। लेकिन तकनीकी रूप से ये एक्ट करता क्या था?
ये एक्ट औपनिवेशिक सरकार को असीमित शक्तियां देता था। इसके तहत पुलिस किसी भी भारतीय को महज शक के आधार पर बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकती थी और बिना अदालत में मुकदमा चलाए अनिश्चित काल तक जेल में डाल सकती थी। मतलब न्याय का बुनियादी अधिकार पूरी तरह से छीन लिया गया था। एकदम। ये तो तानाशाही की हद थी और इसी के विरोध का परिणाम था जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में बैसाखी के दिन लोग शांतिपूर्ण तरीके से इस काले कानून का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे। और वहां ब्रिटिश जनरल रेजिनाल्ड डायर ने बिना किसी चेतावनी के उन निहत्थे पुरुषों, महिलाओं और बच्चों पर गोलियों की बारिश कर दी। बहुत ही दर्दनाक था वो। इस बर्बर हत्याकांड ने भारतीयों के मन में ब्रिटिश न्याय प्रणाली को लेकर बची खुची उम्मीद को भी हमेशा के लिए दफन कर दिया। भारी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दबाव के चलते 1922 में रॉलेट एक्ट को निरस्त करना पड़ा। लेकिन वो जलियांवाला बाग की जमीन पर जो खून गिरा था, उसने पूरे देश को एक सूत्र में बांध दिया। और इसी भयानक गुस्से को दिशा देने के लिए 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का बिगुल फूंका। रणनीति साफ थी कि अंग्रेज भारत में इसलिए राज कर पा रहे हैं क्योंकि भारतीय उनके साथ सहयोग कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर हम उनकी स्कूल, अदालतें, कपड़े और नौकरियों का बहिष्कार कर दें तो उनका सिस्टम ढह जाएगा। आंदोलन अभूतपूर्व रूप से सफल हो रहा था। लेकिन हम यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या? जब पूरा देश एक साथ खड़ा था, आजादी बस कुछ ही दूर लग रही थी, तो ये राष्ट्रीय लहर अचानक क्यों रुक गई? देखिए, इसका जवाब 5 फरवरी 1922 की चौरी चौरा घटना में छिपा है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर आंदोलनकारियों के एक शांतिपूर्ण जुलूस पर पुलिस ने फायरिंग कर दी। अच्छा। इसके जवाब में भीड़ हिंसक हो गई और उन्होंने पुलिस थाने को बाहर से बंद करके आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। मैं समझता हूं कि एक बहुत ही हिंसक घटना थी, लेकिन कई लोगों का आज भी मानना है कि आजादी के इतने करीब आकर महज 22 लोगों की मौत के कारण पूरे देश का आंदोलन वापस ले लेना क्या सही फैसला था? ये एक बहुत ही जटिल वैचारिक प्रश्न है। गांधी जी का मानना था कि अगर आजादी की नींव हिंसा पर रखी जाएगी तो जो नया देश बनेगा उसकी प्रकृति भी हिंसक होगी। वे मानते थे कि देश अभी पूरी तरह से अहिंसक सत्याग्रह के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए भारी आलोचना के बावजूद उन्होंने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया। और इस फैसले ने कांग्रेस के भीतर ही भूचाल ला दिया। सीआर दास और मोतीलाल नेहरू जैसे वरिष्ठ नेता इस फैसले से इतने निराश हुए कि उन्होंने 1922 में गया अधिवेशन के बाद कांग्रेस के भीतर ही अपनी एक अलग पार्टी बना ली, स्वराज पार्टी। जी। उनका मकसद था कि सड़कों पर आंदोलन करने के बजाय चुनाव लड़कर विधानसभाओं में प्रवेश किया जाए और भीतर से सरकारी कामकाज को रोका जाए। बिल्कुल। लेकिन असहयोग आंदोलन के अचानक रुकने का सबसे बड़ा असर युवाओं पर पड़ा। जो युवा अपनी पढ़ाई और करियर छोड़कर आंदोलन में कूदे थे, वे अचानक खुद को दिशाहीन महसूस करने लगे। मतलब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। हाँ, गांधी जी के अहिंसक तरीके से उनका मोह भंग हो गया और इसी शून्यता को भरने के लिए क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का एक नया अध्याय शुरू हुआ। अक्टूबर 1924 में कानपुर में शचीन्द्रनाथ सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद जैसे युवाओं ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन या HRA की स्थापना की। इनका मानना था कि आजादी प्रार्थनाओं से नहीं बल्कि सशस्त्र क्रांति से मिलेगी। और किसी भी क्रांति को चलाने के लिए हथियारों की जरूरत होती है और हथियारों के लिए पैसे की। इसीलिए HRA ने 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी में एक ट्रेन डकैती की योजना बनाई, जिसे काकोरी कांड कहा जाता है। हाँ, ये कोई आम डकैती नहीं थी बल्कि ब्रिटिश सरकार के खजाने पर सीधा हमला था। लेकिन सरकार ने इस घटना को कुचलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। 29 क्रांतिकारियों पर मुकदमा चला और रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दे दी गई। लेकिन चंद्रशेखर आजाद पुलिस के हाथ नहीं आए। क्रांति की लौ बुझी नहीं। सितंबर 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में इसी संस्था का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA कर दिया गया। इसमें भगत सिंह का प्रभाव साफ दिख रहा था, जिन्होंने इसके नाम में सोशलिस्ट शब्द जुड़वाया, क्योंकि वे सिर्फ अंग्रेजों से आजादी नहीं बल्कि आर्थिक समानता भी चाहते थे। यहाँ एक बहुत ही रोचक ऐतिहासिक तथ्य है जिस पर अक्सर चर्चा होती है।
हम सभी की रगों में जोश भर देने वाला नारा इंकलाब जिंदाबाद। क्या आप जानते हैं कि इसकी रचना मशहूर शायर मोहम्मद इकबाल ने की थी? अरे हाँ, लेकिन इसे एक जन आंदोलन का नारा बनाने का पूरा श्रेय भगत सिंह को जाता है। बिल्कुल। जब उन्होंने और बटुकेश्वर दत्त ने पहरी हो चुकी ब्रिटिश सरकार को सुनाने के लिए केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका, तो उन्होंने इसी नारे को बुलंद किया था। और फिर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने अदालत का इस्तेमाल अपने क्रांतिकारी विचारों को पूरे देश तक पहुंचाने के लिए किया। उन्होंने मौत को हंसते हंसते गले लगा लिया और ब्रिटिश सरकार ने 23 मार्च 1931 को इन तीनों वीर सपूतों को फांसी दे दी। उनके इस सर्वोच्च बलिदान ने भारतीय युवाओं में जो आग लगाई वो अंत तक नहीं बुझी और अंततः हम 1929 के उस ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन तक पहुंचते हैं, जहां जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में रावी नदी के तट पर पहली बार पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया। और तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में पहला प्रतीकात्मक स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। और यही वो नींव थी, वो दृढ़ संकल्प था जिसके आधार पर आने वाले वर्षों में सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन जैसी लहरें उठीं और अंततः 1947 में आजाद भारत का सपना सच हुआ। बिल्कुल सही कहा आपने। इस पूरी यात्रा के तथ्यों और उनके पीछे के कारणों का विश्लेषण करने के बाद अहम ये विचार करने वाली बात है कि इतिहास के पन्ने कैसे लिखे जाते हैं। मतलब आप क्या सोच रही हैं? मतलब सोचिए ना, अगर 1857 के उस महान विद्रोह में एक मजबूत केंद्रीय नेतृत्व होता, या फिर अगर गांधी जी के अहिंसक जन आंदोलन और भगत सिंह के प्रखर क्रांतिकारी विचारों को एक ही मंच पर एक साथ मिला दिया जाता, तो क्या भारत का इतिहास और उसका भूगोल आज कुछ और ही होता? गजब की बात है ये तो। क्या हमें ये आज़ादी कई दशक पहले ही मिल जाती? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इतिहास की किताबों में नहीं, बल्कि हमारे खुद के विश्लेषण में छिपा है। बहुत ही गहरी बात कही आपने। इतिहास सिर्फ तारीखों का पुलिंदा नहीं है, ये मानवीय संघर्षों और रणनीतियों की एक जीवित कहानी है। मुझे उम्मीद है कि इस चर्चा से LDCE परीक्षा की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों को न केवल तथ्य याद रहेंगे, बल्कि वे घटनाओं के पीछे की उस पूरी श्रृंखला को भी अच्छे से समझ पाए होंगे। पोस्टल ज्ञान क्लासेस द्वारा दिए गए इस व्याख्यान की जानकारी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पोस्टल ज्ञान क्लासेस के इस लेक्चर को देखने सुनने के लिए धन्यवाद।